नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास गबन, जिसे आवाज दी है मृत्युंजय मिश्रा ने। यदि आपने इसके पहले के भाग नहीं सुने हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि पहले उन्हें जरूर सुन के आएं, उसके बाद ही अगले भाग की ओर बढ़ें। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि जालपा ने नई सहेली बनाई है जिसका नाम है रतन। रतन उसे अपने घर चाय पर बुलाती है, जिसके एवज में जालपा भी उसे अपने घर बुलाती है। अब आगे भाग 7। चाय पार्टी में कोई विशेष बात नहीं हुई। रतन के साथ उसकी एक नाते की बहन और थी। वकील साहब ना आए थे। दयानाथ ने उतनी देर के लिए घर से टल जाना ही उचित समझा। हाँ, रमेश बाबू बरामदे में बराबर खड़े रहे। रमा ने कई बार चाहा कि उन्हें भी पार्टी में शरीक कर लें, पर रमेश में इतना साहस न था। जालपा ने दोनों मेहमानों को अपनी सास से मिलाया। ये युवतियां उन्हें कुछ ओछी जान पड़ी। उनका सारे घर में दौड़ना, दमदम करके कोठे पर जाना, छत पर इधर उधर उचकना, खिलखिलाकर हंसना उन्हें हुड़दंगपन मालूम होता था। उनकी नीति में बहू बेटियों को भारी लज्जाशील होना चाहिए था। आश्चर्य यह था कि आज जालपा भी उन्हीं में मिल गई। रतन ने आज कंगन की चर्चा तक न की। अभी रमा को पार्टी की तैयारियों में इतनी फुर्सत ही नहीं मिली थी कि गंगू की दुकान तक जाता। उसने समझा था कि गंगू को 600 रुपए दे दूंगा तो पिछले हिसाब में जमा हो जाएंगे, केवल 250 रुपए और रह जाएंगे। इस तरह उसे अपनी साख जमाने का सुअवसर मिल जाएगा। तो भैया दूसरे दिन रमा खुश होता हुआ गंगू की दुकान पर पहुंचा और रौब से बोला, क्या रंग ढंग है महाराज, कोई नई चीज बनवाई है इधर? रमा के टाल मटोल से गंगू इतना विरक्त हो रहा था कि आज कुछ रुपए मिलने की आशा भी उसे प्रसन्न न कर सकी। शिकायत के ढंग से बोला, बाबू साहब, चीजें तो कितनी बनी और कितनी बिकी, आपने तो दुकान पर आना ही छोड़ दिया। इस तरह दुकान हम लोग नहीं करते। अरे 8 महीने हुए आपके यहां से एक पैसा भी नहीं मिला। रमानाथ, भाई अब खाली दुकान पर आते शर्म आती है ना। हम भी उन लोगों में नहीं हैं जिनसे तकाजा करना पड़े। ऐसा करो, आज ये 600 रुपये जमा कर लो और एक अच्छा सा कंगन तैयार कर देना। गंगू ने रुपए लेकर संदूक में रख लिए और बोला, वो तो बन जाएंगे, बाकी रुपए कब तक मिलेंगे? रमानाथ, बहुत जल्द मिलेंगे। गंगू, हाँ बाबूजी, बस अब पिछला साफ कर दीजिए। गंगू ने बहुत जल्द कंगन बनवाने का वचन दिया, लेकिन एक बार सौदा करके उसे मालूम हो गया था कि यहां से जल्द रुपए वसूल होने वाले नहीं है। नतीजा यह हुआ कि रमा रोज तकाजा करता और गंगू रोज हिले करके टालता। कभी कारीगर बीमार पड़ जाता तो कभी अपनी स्त्री की दवा करने ससुराल चला जाता, और तो कभी उसके लड़के बीमार हो जाते। 1 महीना गुजर गया और कंगन न बने। रतन के तकाजों के डर से रमा ने पार्क जाना छोड़ दिया, मगर उसने घर तो देख ही रखा था। इस 1 महीने में कई बार तकाजा करने आई। आखिर में जब सावन का महीना आ गया तो उसने एक दिन रमा से कहा, अरे वो सुअर नहीं बनाकर देता तो तुम किसी और कारीगर को क्यों नहीं देते थे? रमानाथ, अरे उस पाजी ने ऐसा धोखा दिया है कि कुछ न पूछो। बस रोज आजकल किया करता है। मैंने बड़ी भूल की जो उसे पेशगी रुपए देती है। अब उससे रुपए निकालना मुश्किल है। रतन, अरे आप मुझे उसकी दुकान दिखा दीजिए, मैं उसके बाप से वसूल कर लूंगी। और तो और ताबान अलग। अरे ऐसे बेईमान आदमी को तो पुलिस में देना चाहिए। जालपा ने कहा, हाँ हाँ, और क्या, सभी सुनार देर करते हैं, मगर ऐसा तो नहीं करते। रुपए डकार जाए और चीज के लिए महीने तोड़ाए। रमा ने सिर खुजाते हुए कहा, ऐसा करिए, आप बस 10 दिन और सब्र करें। मैं आज ही उससे रुपए लेकर किसी दूसरे सर्राफ को दे दूंगा। रतन, अरे आप मुझे उस बदमाश की दुकान क्यों नहीं दिखा देते? मैं हंटर से बात करूंगी उससे। रमानाथ, अरे कहता तो हूं ना कि 10 दिन के अंदर आपको कंगन मिल जाएंगे। रतन, आप खुद ही ढील डाले हुए हैं। आप उसकी लल्लो चप्पो की बातों में आ जाते होंगे। एक बार कड़े पड़ जाते तो मजाल थी कि हीले हवाले करता। आखिर में रतन बड़ी मुश्किल से विदा हुई। उस दिन शाम को गंगू ने साफ जवाब दे दिया, बिना आधे रुपए लिए कंगन न बन सकेंगे। और हाँ,
पिछला हिसाब भी बेबाक हो जाना चाहिए। रमा को तो मानो गोली लग गई। बोला, महाराज ये तो भलमनसी नहीं है। अरे एक महिला की चीज है, उन्होंने मुझे पेशगी रुपए दिए थे, सोचो जरा मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा। अरे मुझसे अपने रुपए के लिए पुरनोट लिखा लो, स्टाम्प लिखा लो, और क्या करोगे भाई। गंगू, अरे पुरनोट को शहद लगाकर चाटूंगा क्या, 8-8 महीने का उधार नहीं होता। महीने तो महीने बहुत है, और फिर आप तो बड़े आदमी हैं, आपके लिए 500-600 रुपए कौन बड़ी बात है। कंगन तैयार है। रमा ने दांत पीस कर कहा, यही बात थी तो तुमने 1 महीने पहले क्यों ना कहा, अब तक मैंने रुपए की कोई फिक्र की होती ना। गंगू, अरे तो मैं क्या जानता था, आप इतना भी नहीं समझ रहे हैं। रमा निराश होकर घर लौट आया। अगर इस समय भी उसने जालपा से सारा वृत्तांत साफ साफ कह दिया होता तो उसे चाहे कितना ही दुख होता, पर वो अपना कंगन उतार कर दे देती। लेकिन रमा में इतना साहस न था। वो अपनी आर्थिक कठिनाइयों की दशा कहकर उसके कोमल हृदय पर आघात न कर सकता था। इसमें संदेह नहीं कि रमा को 100 रुपए के करीब ऊपर से मिल जाते थे, और अगर वो किफायत करना जानता तो इन 8 महीनों में दोनों सर्राफ के कम से कम आधे रुपए तो अवश्य दे देता। लेकिन ऊपर की आमदनी थी तो ऊपर का खर्च भी था। जो कुछ मिलता था सैर सपाटे में खर्च हो जाता था, और सर्राफों को देना किसी एक मुश्त रकम की आशा में रुका हुआ था। अब कौड़ियों से रुपए बनाना वाणिकों का ही काम है, बाबू लोग तो रुपए की कौड़ियां ही बनाते हैं। कुछ रात जाने पर रमा ने एक बार फिर सर्राफे का चक्कर लगाया। बहुत चाहा कि किसी सर्राफे को झांसा दूं, पर कहीं दाल न गली। बाजार में बेतार की खबरें चला करती हैं। रमा को रात भर नींद नहीं आई। यदि आज उसे 1000 का रुक्का लिखकर कोई 500 रुपए भी दे देता ना, तो वो निहाल हो जाता। पर अपनी जान पहचान वालों में उसे ऐसा कोई नजर ना आता था। अपने मिलने वालों में से उसने सभी से अपनी हवा बांध रखी थी। खिलाने पिलाने में खुले हाथों रुपए खर्च करता था। अब भला किस मुंह से अपनी विपत्ति कहे। वो पछता रहा था कि नाहक गंगू को रुपए दिए। गंगू कोई नालिश करने तो जाता न था। इस समय यदि रमा को कोई भयंकर रोग हो जाता तो उसका स्वागत करता, कम से कम 10-5 दिन की मोहलत तो मिल जाती। मगर बुलाने से मौत भी तो नहीं आती, वो तो उसी समय आती है जब हम उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते। ईश्वर कहीं से कोई तार ही भिजवा दे। कोई ऐसा मित्र भी नजर नहीं आता था जो उसके नाम फर्जी तार भेज देता। वो इन्हीं चिंताओं में करवटें बदल रहा था कि अचानक जालपा की आंख खुल गई। रमा ने तुरंत चादर में मुंह ढांप लिया, मानो बेखबर सो रहा है। जालपा ने धीरे से चादर हटाकर उसका मुंह देखा, और उसे सोता पाकर ध्यान से उसका मुंह देखने लगी। जागरण और निद्रा का अंतर उससे छिपा न रहा। उसे धीरे से हिलाकर बोली, क्या अभी तक जाग रहे हो? रमानाथ, क्या जाने, नींद ही नहीं आ रही है। पड़े पड़े सोचता था कि कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर चला जाऊं, कुछ रुपए कमा लाऊं। मुझे भी लेते चलोगे ना? अरे तुम्हें प्रदेश में कहाँ लिए फिरूंगा? तो मैं तो यहाँ अकेली रह चुकी, 1 मिनट भी ना रहूंगी। मगर जाओगी कहाँ? अभी कुछ निश्चय नहीं कर सका हूँ। तो क्या सचमुच तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? अरे मुझसे तो 1 दिन भी ना रहा जाए। मैं समझ गई, तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते, केवल मुंह देखे की प्रीति करते हो। तुम्हारे प्रेम पाश ही ने मुझे यहाँ बांध रखा है, नहीं तो मैं अब तक कहीं चला गया होता। अरे हाँ, बातें बना रहे। अगर तुम्हें मुझसे सच्चा प्रेम होता ना तो तुम कोई पर्दा न रखते। तुम्हारे मन में जरूर कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो। कई दिनों से देख रही हूँ, तुम चिंता में डूबे रहते हो। मुझसे क्यों नहीं कहते? अब जहाँ विश्वास नहीं है वहाँ प्रेम कैसे रह सकता है? ये तुम्हारा भ्रम है जलपा। मैंने तो तुमसे कभी पर्दा नहीं रखा। तो तुम मुझे सचमुच दिल से चाहते हो? अब भला ये भी मुंह से कहूंगा। अच्छा तो अब मैं एक प्रश्न करती हूँ, संभले रहना। तुम मुझसे क्यों प्रेम करते हो? तुम्हें मेरी कसम सच बताना। ये तो तुमने बड़ा बेढक प्रश्न किया। अगर मैं तुमसे यही प्रश्न पूछूं तो तुम मुझे क्या जवाब दोगी? मैं तो जानती हूं। तो बताओ। तुम बतला दो, मैं भी बतला दूं। मैं तो जानता ही नहीं, केवल इतना जानता हूं कि
कि तुम मेरे रोम रोम में रम रही हो। सोच कर बतलाओ। मैं आदर्श पत्नी नहीं हूँ, इसे मैं खूब जानती हूँ। पति सेवा अब तक मैंने नाम को भी नहीं की। ईश्वर की दया से तुम्हारे लिए अब तक कष्ट सहने की जरूरत ही न पड़ी। घर गृहस्थी का कोई काम मुझे नहीं आता। जो कुछ सीखा यही सीखा। फिर तुम्हें मुझसे क्यों प्रेम है? बातचीत में निपुण नहीं, रूप रंग भी कोई ऐसा आकर्षक नहीं है। अच्छा, जानते हो मैं तुमसे क्यों प्रश्न कर रही हूं? क्या जाने भाई, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। मैं इसलिए पूछ रही हूं कि तुम्हारे प्रेम को स्थायी बना सकूं। रमानाथ, मैं कुछ नहीं जानता, ईमान से कहता हूं। तुममें कोई कमी है, कोई दोष है, ये बात आज तक मेरे ध्यान में नहीं आई। लेकिन तुमने मुझ में कौन सी बात देखी? न मेरे पास धन है, न विद्या, न रूप है। बताओ, बता दूं? मैं तुम्हारी सज्जनता पर मोहित हूं। अब तुमसे क्या छिपाऊं? जब मैं यहां आई तो यद्यपि तुम्हें अपना पति समझती थी, लेकिन कोई बात कहते या करते समय मुझे चिंता होती थी कि कहीं तुम उसे पसंद करोगे या नहीं। यदि तुम्हारे बदले मेरा विवाह किसी दूसरे पुरुष से हुआ होता तो उसके साथ भी मेरा यही व्यवहार होता। यही पत्नी और पुरुष का रिवाजी नाता है। पर अब तो मैं तुम्हें गोपियों के कृष्ण से भी न बदलूं। लेकिन तुम्हारे दिल में अब भी चोर है। तुम अब भी मुझसे किसी किसी बात में पर्दा रखते हो। ये तुम्हारी केवल शंका है जालपा। मैं तो दोस्तों से भी कोई दुराव नहीं रखता। फिर तुम तो मेरी हृदयेश्वरी हो। मेरी तरफ देखकर बोलो। आंखें नीची करना मर्दों का काम नहीं है। रमा के जी में एक बार फिर आया कि अपनी कठिनाइयों की कथा कह सुनाओ, लेकिन मिथ्या गौरव ने फिर उसकी जबान बंद कर दी। जालपा जब उससे पूछती कि सर्राफों को रुपए देते जाते हो या नहीं, तो वो बराबर कहता, हाँ, कुछ न कुछ हर महीने देता जाता हूं। पर आज रमा की दुर्बलता ने जालपा के मन में एक संदेह पैदा कर दिया था। वो उसी संदेह को मिटाना चाहती थी। जरा देर बाद उसने पूछा, सर्राफों के तो अभी सब रुपए अदा न होंगे? नहीं, अब थोड़े ही बाकी हैं। कितने बाकी होंगे? कुछ हिसाब किताब लिखते हो? हाँ, लिखता क्यों नहीं। 700 से कुछ कम ही होंगे। तब तो पूरी गठरी है। तुमने कहीं रतन के रुपए तो नहीं दे दिए? रमा दिल में कांप रहा था कि कहीं जालपा ये प्रश्न न कर बैठे। आखिर में उसने प्रश्न पूछ ही डाला। उस वक्त भी यदि रमा ने साहस करके सच्ची बात स्वीकार कर ली होती तो शायद उससे संकट का अंत हो जाता। हाँ, जालपा 1 मिनट तक अवश्य सन्नाटे में आ जाती, मगर संभव है कि क्रोध निराशा के आवेश में 2-4 कटु शब्द मुंह से निकालती, लेकिन फिर शांत हो जाती। दोनों मिलकर कोई न कोई युक्ति सोच निकालते। जालपा यदि रतन से रहस्य कह सुनाती तो रतन अवश्य मान जाती। पर हाय रे आत्मगौरव, रमा ने ये बात सुनकर ऐसा मुंह बना लिया मानो जालपा ने उस पर कोई निष्ठुर प्रहार किया हो। बोला, रतन के रुपए क्यों देता? आज चाहूं तो 4000 का माल ला सकता हूं। अरे, कारीगरों की आदत देर करने की होती है। सुनार की खटाई मशहूर है, बस और कोई बात नहीं है। 10 दिन में या तो चीज ही लाऊंगा या फिर रुपए वापस कर दूंगा। मगर ये शंका तुम्हें क्यों हुई? पराई रकम भला मैं अपने खर्च में कैसे लाता भाई? जालपा, कुछ नहीं, मैंने तो यूं ही पूछा था। जालपा को थोड़ी देर में नींद आ गई, पर रमा फिर उसी उधेड़-बुन में पड़ा। कहां से रुपए लाए? अगर वो रमेश बाबू से साफ साफ कह दे तो वो किसी महाजन से रुपए दिला देंगे, लेकिन नहीं, वो उनसे किसी तरह न कह सकेगा। उसमें इतना साहस ही न था। उसने प्रातःकाल नाश्ता करके दफ्तर की राह ली। शायद वहां कुछ प्रबंध हो जाए। कौन प्रबंध करेगा इसका उसे ध्यान न था। जैसे रोगी वैद्य के पास जाकर संतुष्ट हो जाता है, पर यह नहीं जानता कि मैं अच्छा हूंगा या नहीं। यही दशा इस समय रमा की थी। दफ्तर में चपरासी के सिवा और कोई न था। रमा रजिस्टर खोलकर अंकों की जांच करने लगा। कई दिनों से मिजान नहीं दिया गया था, पर बड़े बाबू के हस्ताक्षर मौजूद थे। अब मिजान दिया तो 2500 निकले। एकाएक उसे एक बात सूझी।
क्यों ना 2500 की जगह मीज़ान में 2000 लिख दूं। रसीद बही की जांच कौन करता है? अगर चोरी पकड़ी भी गई तो कह दूंगा कि मीज़ान लगाने में गलती हो गई। मगर इस विचार को उसने मन में टिकने न दिया, इस भय से कि कहीं चित्त चंचल न हो जाए। उसने पेंसिल के अंकों पर रोशनाई फेर दी और रजिस्टर को दराज में बंद करके इधर उधर घूमने लगा। इक्की दुक्की गाड़ियां आने लगी। गाड़ी वालों ने जो देखा कि बाबू साहब आज यही हैं, तो सोचा कि जल्दी से चुंगी देकर छुट्टी पा जाए। रमा ने इस कृपा के लिए दस्तूरी की दूनी रकम वसूल की और गाड़ी वालों ने शौक से थी, क्योंकि यही मंडी का समय था और 12-1 बजे तक चुंगी घर से फुर्सत पाने की दशा में 24 घंटे का हर्ज होता था। मंडी 10-11 बजे के बाद बंद हो जाती थी। दूसरे दिन का इंतजार करना पड़ता था। अगर भाव रुपए में आध पाव भी गिर गया तो सैकड़ों के मत्थे गई। 10-5 रुपए का बल खा जाने में उन्हें भला क्या आपत्ति हो सकती थी। रमा को आज यह नई बात मालूम हुई। सोचा कि आखिर सुबह को मैं घर ही पर तो बैठता हूं, अगर यहां आकर बैठ जाऊं तो 10-5 रुपए मिल जाएंगे और इतने ही दिन भर में और मिल जाए तो 5-6 महीने में ऋण से मुक्त हो जाऊं। उसने दराज खोलकर फिर रजिस्टर निकाला। ये हिसाब लगा लेने के बाद अब रजिस्टर में हेर फेर करा देना उसे इतना भयंकर न जान पड़ा। नया रंग रूट जो पहले बंदूक की आवाज से चौंक पड़ता है, आगे चलकर गोलियों की वर्षा में भी नहीं घबराता। रमा दफ्तर बंद करके भोजन करके घर ही जाने वाला था कि एक बिसाती का ठेला पहुंचा। रमा ने कहा, लौट कर चुंगी लूंगा। बिसाती ने मिन्नत करनी शुरू की। उसे कोई बहुत जरूरी काम था। आखिर में 10 रुपए पर मामला ठीक हुआ। रमा ने चुंगी ली, रुपए जेब में रखे और घर चला। 25 रुपए केवल 2-2.5 घंटे में आ गए। अगर 1 महीने भी ये औसत रहे तो पल्ला पार है भाई। उसे इतनी खुशी हुई कि वह भोजन करने घर न गया, बाजार से भी कुछ नहीं मंगवाया। रुपए भुनाते हुए उसे 1 रुपए कम हो जाने का ख्याल हुआ। वो शाम तक बैठा काम करता रहा। 4 रुपए और वसूल हुए। चिराग जले जब वो घर चला तो उसके मन पर से चिंता और निराशा का बहुत कुछ बोझ उतर चुका था। अगर 10 दिन यही तेजी रही तो रतन से मुंह चुराने की नौबत ना आएगी। 9 दिन गुजर गए। रमा रोज प्रातः दफ्तर जाता और चिराग जले लौटता। वो रोज यही आशा लेकर जाता कि आज कोई बड़ा शिकार फंस जाएगा, पर वो आशा न पूरी होती। इतना ही नहीं, पहले दिन की तरह फिर कभी भाग्य का सूर्य न चमका। फिर भी उसके लिए कुछ कम श्रेय की बात नहीं थी कि 9 दिनों में ही उसने 100 रुपए जमा कर लिए थे। उसने 1 पैसे का भी पान न खाया था। जालपा ने कई बार कहा कि चलो कहीं घूम आए, तो उसे भी उसने बातों में ही टाल दिया। बस कल का दिन और था। कल आकर रतन कंगन मांगेगी तो उसे वो क्या जवाब देगा। दफ्तर से आकर वो इसी सोच में बैठा हुआ था, क्या वो 1 महीने भर के लिए और न मान जाएगा। तो इतने दिन वो और न बोलती तो शायद वो उससे उन्नीण हो जाता। उसे विश्वास था कि मैं उससे चिकनी चुपड़ी बातें करके राजी कर लूंगा। अगर उसने जिद की तो मुझसे कह दूंगा। सर्राफ रुपए नहीं लौटाता। सावन के दिन थे। अंधेरा हो चला था। रमा सोच रहा था रमेश बाबू के पास चलकर 2-4 बाजियां खेलाऊं, मगर बादलों को देख देख रुक जाता था। इतने में रतन आ पहुंची। वो प्रसन्न न थी। उसकी मुद्रा कठोर हो रही थी। आज तो वो लड़ने के लिए घर से तैयार होकर आई है और मुरब्बत और मुलाहजे की कल्पना को भी कोसों दूर रखना चाहती है। जालपा ने कहा, अरे तुम खूब आई, आज मैं भी जरा तुम्हारे साथ घुमाऊंगी। इन्हें तो काम के बोझ से आजकल सिर उठाने की भी फुर्सत नहीं है। रतन ने निष्ठुरता से कहा, मुझे आज बहुत जल्द घर लौट जाना है। बाबूजी को कल की याद दिलाने आई हूं बस। रमा उसका लटका हुआ मुख देखकर मन ही मन सहम रहा था। किसी तरह उसे प्रसन्न करना चाहता था। बड़ी तत्परता से बोला, जी हाँ, खूब याद है। अभी सर्राफ की दुकान से ही चला आ रहा हूं। रोज सुबह शाम घंटा भर हाजिरी देता हूं, मगर फिर इन चीजों में समय तो बहुत लगता है ना। दाम तो कारीगरी के हैं, मगर मालियत देखिए तो कुछ नहीं। 2 आदमी लगे हुए हैं, पर शायद अभी महीने से कम में चीज तैयार ना हो, पर होगी लाजवाब। जी खुश हो जाएगा आपका।
पर रतन जरा भी न पिघली। तिनक कर बोली, अच्छा अभी महीना भर और लगेगा? ऐसी कारीगरी है कि 3 महीने में भी नहीं पूरी हुई। आप उससे कह दीजिएगा कि मेरे रुपए वापस कर दे। आशा के कंगन देवियां पहनती होंगी, मेरे लिए जरूरत नहीं है। रमानाथ, नहीं 1 महीना न लगेगा, मैं जल्दी ही बनवा दूंगा। 1 महीना तो मैंने अंदाजा नहीं कह दिया था। अब थोड़ी कसर रह गई है। कई दिनों तो नगीने तलाश करने में लग गए ना। रतन, अरे मुझे कंगन पहनना ही नहीं भाई, आप मेरे रुपए लौटा दीजिए बस। अरे सुनार मैंने भी बहुत देखे हैं, आपकी दया से इस वक्त भी 3 जोड़े कंगन मेरे पास होंगे। पर भैया ऐसी धांधली तो कहीं नहीं देखी। धांधली के शब्द पर रमा तिलमिला उठा। धांधली? अरे धांधली नहीं, मेरी हिमाकत कही है। मुझे क्या जरूरत थी कि अपनी जान संकट में डालता? मैंने तो पेशगी रुपए इसलिए दे दिए थे कि सुनार खुश होकर जल्दी ही बना देगा। और अब आप रुपए मांग रही हैं? अरे सर्राफ रुपए नहीं लौटा सकता। रतन ने तीव्र नेत्रों से देखकर कहा, क्या रुपए क्यों ना लौटाएगा? रमानाथ, इसलिए कि जो चीज आपके लिए बनाई है वो उसे कहां बेचता फिरेगा? संभव है कि साल 6 महीने में बिक सके? सबकी पसंद एक सी तो नहीं होती ना। रतन ने त्योरियां चढ़ाकर कहा, मैं कुछ नहीं जानती। उसने देर की है, उसका दंड भोगे। मुझे कल या तो कंगन ला दीजिए या रुपए। और यदि आपसे सराफे से दोस्ती है और आप मुलाहिजे और मुरब्बत के सबब से कुछ ना कह सकते हो तो मुझे उसकी दुकान दिखा दीजिए। नहीं आपको शर्म आती हो तो उसका नाम बता दीजिए, मैं पता लगा लूंगी। वाह वाह, अच्छी दिल लगी है। अरे दुकान नीलाम करा लूंगी, मैं जेल भिजवा दूंगी। अरे इन बदमाशों से लड़ाइयों के बगैर काम ही नहीं चलता। रमा अप्रतिम होकर जमीन की ओर ताकने लगा। वो कितनी मनहूस घड़ी थी जब उसने रतन से रुपए लिए, बैठे बिठाए विपत्ति मोल ली। जालपा ने कहा, अरे सच तो है, इन्हें क्यों नहीं इस सर्राफे की दुकान पर ले जाते? चीज आंखों से देखकर इन्हें संतोष हो जाएगा। रतन, अरे मैं अब चीज लेना ही नहीं चाहती। रमा ने कांपते हुए कहा, अच्छी बात है, आपको कल रुपए मिल जाएंगे। कल किस वक्त? दफ्तर से लौटते वक्त लेता आऊंगा। पूरा रुपए लूंगी, ऐसा ना हो कि 100-200 रुपए लेकर टाल दो। नहीं, कल आप अपने सब रुपए ले जाइएगा। यह कहता हुआ रमा मर्दाने कमरे में आया और रमेश बाबू के नाम एक रुक्का लिखकर गोपी से बोला, गोपी इसे रमेश बाबू के पास ले जाओ और जवाब लिखाते आना। फिर उसने एक दूसरा रुक्का लिखकर विशंभर को दे दिया कि माणिक दास को दिखाकर जवाब लाए। विशंभर ने कहा, ये तो पानी आ रहा है। रमानाथ, अरे तो क्या सारी दुनिया बह जाएगी क्या? दौड़ते हो जाओ। विशंभर, और वो जो घर पर न मिले तो? अरे जरूर मिलेंगे, वो इस वक्त कहीं नहीं जाते। आज जीवन में पहला अवसर था कि रमा ने दोस्तों से रुपए उधार मांगे। आग्रह और विनय के जितने शब्द उसे याद आए उनका सभी का उपयोग किया। उसके लिए यह बिल्कुल नया अनुभव था। जैसे पत्र आज उसने लिखे, वैसे ही पत्र उसके पास कितने ही बार आ चुके थे। उन पत्रों को पढ़कर उसका हृदय कितना द्रवित हो जाता था, पर विवश होकर उसे बहाने करने पड़ते थे। क्या रमेश बाबू भी बहाना कर जाएंगे? उनकी आमदनी ज्यादा है, खर्च कम। वो चाहे तो रुपए का इंतजाम कर सकते हैं। क्या मेरे साथ इतना सुलूक भी न करेंगे? तब तक दोनों लड़के लौट कर नहीं आए। वो द्वार पर टहलने लगा। रतन की मोटर अभी तक खड़ी थी। इतने में रतन बाहर आई और उसे टहलते देखकर भी कुछ बोली नहीं। मोटर पर बैठी और चलती। अरे कहां रह गए दोनों अब तक? कहीं खेलने लग गए होंगे। शैतान तो हैं। जो कहीं रमेश जी रुपए दे दें तो चांदी है। मैंने 200 नाहक मांगे, शायद इतने रुपए उनके पास ना हो। ससुराल वालों की नोच खसोट से कुछ रहने भी तो नहीं पाता। मालिक चाहे तो 1500 दे सकता है, लेकिन देखना चाहिए आज परीक्षा हो जाएगी। आज अगर इन लोगों ने रुपए न दिए तो फिर बात भी न पूछूंगा। किसी का नौकर नहीं हूं कि जब वो शतरंज खेलने को बुलाए तो दौड़ा चले जाऊं। रमा जैसे ही किसी की आहट पाता तो उसका दिल जोर से धड़कने लगता था। आखिर में विशंभर लौटा। माणिक ने लिखा था, आजकल बहुत तंग हूं भाई, मैं तो तुम्ही से मांगने वाला था। रमा ने पुर्जा फाड़कर फेंक दिया
मतलब ही कहीं का। अगर यही अभी सब इंस्पेक्टर ने मांगा होता तो पूरा देखते ही रुपए लेकर दौड़े जाते। यार देखा जाएगा, चुंगी के लिए माल तो आएगा ही ना, इसकी कसर तब निकाल ली जाएगी। इतने में गोपी भी लौटा। रमेश ने लिखा था, मैंने अपने जीवन में 2-4 नियम बना लिए हैं और बड़ी कठोरता से उनका पालन करता हूं। उनमें से एक नियम यह भी है कि मित्रों में लेन देन का व्यवहार न करूंगा। अभी तुम्हें अनुभव नहीं हुआ है, लेकिन कुछ दिनों में हो जाएगा कि जहां मित्रों से लेन देन शुरू हुआ वहां मनमुटाव होते देर नहीं लगती। तुम मेरे सबसे प्यारे दोस्त हो, मैं तुमसे दुश्मनी नहीं करना चाहता, इसलिए भाई मुझे क्षमा करो। रमा ने इस पत्र को भी फाड़कर फेंक दिया और कुर्सी पर बैठकर दीपक की ओर टकटकी बांधकर देखने लगा। दीपक उसे दिखाई देता था, इसमें संदेह है। इतनी ही एकाग्रता से वो कदाचित आकाश की कली अभेद्य मेघ राशि की ओर ताकता। मन की एक दशा वो भी होती है जब आंखें खुली होती हैं और कुछ नहीं सूझता, कान खुले रहते हैं और कुछ नहीं सुनाई देता। अब कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए जुड़े रहिए सुनो कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां। और यदि कहानी पसंद आई हो तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली के साथ। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।